हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है। इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, आप एक बार वाईशायस की वीडियो प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, ये सारे पेड कोर्सेज हैं, बट अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो ये सब फ्रीली अवेलेबल होंगे यूट्यूब में। इन्हें पेड कोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो इन्हें पेड कोर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसे वाईशायस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों से करवाएं। ठीक है, और इन हर एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी शंकर आयस इन्वायरमेंट से। तो इकोलॉजी में ऑइकोस मतलब प्लेस टू लिव और लोगोस मतलब स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। ठीक है, तो हम जहाँ रहते हैं उस जगह की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। डेफिनेशन देख लें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, आपस में इनका रिलेशनशिप और अपने इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप कैसा है, उसकी स्टडी को ही, उसकी साइंटिफिक स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी में और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे हाउ ऑर्गेनिजम्स आर मोल्डेड बाय देयर इन्वायरमेंट, हाउ दे मेक यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग। अब देखिए, जैसे बहुत लोग अलग होते हैं। ठीक है, अभी स्कैंडिनेवियंस अलग होते हैं और अफ्रीकन्स अलग होते हैं। तो हर जगह जो दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, या फिर जानवर भी। ठीक है, तो फिर ये अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये वेरिएशंस कहाँ से आते हैं? ये वेरिएशंस उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से आते हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट होता है उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म को ढल जाना होता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी के लिए। तो ये भी इकोलॉजी में इंक्लूडेड होता है। और वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज क्या हो गए? वाटर, सनलाइट, ठीक है, एनर्जी। तो ये इन सब का यूज़ किस तरह से करते हैं, ठीक है, उसका भी स्टडी, ताकि एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो क्या होता है? जैसे हमें सन से एनर्जी मिलती है, मतलब सन से प्लांट को एनर्जी मिलती है, और प्लांट से फिर किसे एनर्जी मिलती है? हम ह्यूमंस को और एनिमल्स को। ठीक है, और मिनरल साइकिलिंग क्या है? मिनरल साइकिलिंग वही नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके साइकिल जो पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो ये मिनरल्स की जो साइकिलिंग होती है ये भी इंक्लूडेड होती है इकोलॉजी में। ठीक है, आगे देखें तो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। अब इसमें इसका मेन जिस्ट क्या है कि जो पहले से एंशियंट टाइम से लोगों को, ठीक है, इवन प्रिमिटिव लोगों को भी एनवायरनमेंट की अच्छी खासी नॉलेज थी। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, फिर भी एक बार पढ़ देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहा गया है? नेचुरल हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशन। उससे पहले भी जो ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी उन्हें एनवायरनमेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज थी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें नॉलेज होती थी। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को के रेफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से ये इंडियन टेक्स्ट हैं? एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट हैं वेदास, संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यकास, उपनिषद। ठीक है, तो इनमें भी ये जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब ये जो एनवायरनमेंट के जो रूल्स हैं, मतलब सिद्धांत जिन्हें कहते हैं, वो उस वक्त के टेक्स्ट में भी मिलते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इन्हें तीन कैटेगरी में, तीन बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। पहला है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहते हैं, मतलब उस जगह को जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल रहता है उसे बोलते हैं हैबिट, मतलब उसके रहने सहने का ढंग। और फिर बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, सॉरी, नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, मतलब वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, और वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पति कैसी है, उस बेसिस पे भी होता है कैटेगराइजेशन। और फिर बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट टिपिकल टू वेरियस लोकेलिटीज़। कुछ प्लांट्स होते हैं वो एक ही जगह, उसी जगह पे मिलते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर चरक संहिता में ये बताया गया है कि जो एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन्स, ठीक है, जो ये तो सबको पता ही होगा। एयर मतलब वायु, लैंड मतलब भूमि, और वाटर मतलब जल, और सीजन मतलब ऋतुएं। तो ये जो होती हैं इनके बिना लाइफ है एकदम इम्पॉसिबल, इनका सोचना भी इम्पॉसिबल है। तो वही लिखा गया, एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन्स वर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ, एंड
पोल्यूटेड एयर एंड वाटर वर इंजूरियस टू हेल्थ। तो उसमें चरक संहिता में ये भी बताया गया है कि जो पोल्यूटेड दूषित पानी और जल है वो सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, आगे देखते हैं इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट में क्या क्या होते हैं, उन इन्वायरमेंट के पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये बताया गया है कि जो एनीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, इट्स इन्वायरमेंट। तो जो हर चीज़, हर छोटी चीज़ भी, ठीक है, हमारे आसपास है, हर एक ऑर्गेनिज्म के आसपास है और इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट कहलाती है। अब उस इन्वायरमेंट में द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब वो भले ही लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लेकिन वो आता है इन्वायरमेंट में, उसे भी इन्वायरमेंट में गिना जाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरीली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट फॉर फूड, शेल्टर एंड अदर नीड्स। ठीक है, तो जो हर एक छोटे से छोटा वायरस और एक बड़ा इंसान भी अपने इन्वायरमेंट पे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंडेंट होता है। किस किस लिए, किस किस ज़रूरतों के लिए, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, और इसी तरह की और जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों के लिए अपने इन्वायरमेंट पे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये जो रिलेशन है और ये जो इंटरेक्शन है ना बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ये यूं 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 इस तरह का होता है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसे सीधी तरह समझाना मुश्किल है। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक है मतलब जिसमें जो लिविंग है, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं डीजल इंजन एग्जॉस्ट फ्यूम्स कैन कॉज कैंसर एंड इट बिलोंग्स टू द सेम पोटेंशियली डेडली कैटेगरी एज एस्बेस्टोस, आर्सेनिक एंड मस्टर्ड गैस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये कहा गया है जो डीजल इंजन से जो धुआं निकलता है उससे कैंसर होता है, और ये उतना ही खतरनाक होता है जितना एस्बेस्टोस होता है, और जितना ही मस्टर्ड गैस के इनहेलेशन से या फिर आर्सेनिक के इनहेलेशन से होता है, उतना ही ज़्यादा ये भी खतरनाक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। वहाँ पे ये तो बता दिया कि ये दो कैटेगरीज है। अब इनमें आते क्या क्या है, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स एक्चुअली हैं, उनके नाम दिए गए, और इनमें से काफ़ी सारे आगे एलैबोरेट किए गए, आगे समझाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम पढ़ देती हूँ। एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम। और बायोटिक में मतलब लिविंग में क्या क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे फंजाई, डिकम्पोजर्स जो डेड बॉडीज़ को अपना खाना बनाते हैं, पैरासाइट जो होस्ट में जाते हैं उनको अपना खाना बनाते हैं और होस्ट को डैमेज करते हैं, फिर सिम्बायोसिस मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, होस्ट को कुछ देता भी है और वह से कुछ लेता भी है, फिर एनिमल एंड मैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, वो बदलता रहता है। जो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, हमेशा फ्लक्स में रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इसीलिए हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया फिश इन अ पॉन्ड। ठीक है, तो फिर पहले तो उसके इन्वायरमेंट देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है एबायोटिक एंड बायोटिक में। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, लाइट, टेम्परेचर, इनसाइड वाटर न्यूट्रिएंट्स मतलब ये जो फॉस्फोरस ये सब डिजॉल्व होता है, फिर बाद में डिजॉल्व ऑक्सीजन, फिर उसके ऑक्सीजन के साथ और भी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लैंकटन। अब प्लैंकटन देखिए पता है तो बहुत अच्छी बात है। प्लैंकटन वो होता है जिन्हें मराइन ड्रिफ्टर्स कहते हैं, जो कि मतलब वहाँ पे जो टाइड्स होती है ना, टाइड्स के साथ ही ये अपना मूवमेंट करते हुए आ जाते हैं। ठीक है, और ये छोटे भी होते हैं और कुछ कुछ बड़े भी होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। तो प्लैंकटन्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं पानी में, तो उसके वजह से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्या आता है, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स मैंने पहले बताया था।
फिर है इंटरनल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है, उस मछली की बॉडी, जो बॉडी होती है वो अच्छी खासी कवर्ड होती है, ठीक है। अब इस कवरिंग की वजह से या आउटर सर्विस से कवर्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटिवली स्टेबल होता है। मतलब उसमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आती जितना ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जितना फ्लक्चुएट करता है, जितना चेंज बदलता रहता है, उतना इसकी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नहीं बदलती है, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलती ही नहीं है, हमेशा एक जैसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ऐसा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। किस वजह से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस मछली को हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, वो मछली बीमार हो सकती है, या फिर बाहर बाहर किसी तरह का स्ट्रेस पड़ सकता है, तो उस वजह से मछली का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो अपसेट होता है, हो सकता है। अब जैसे कभी हम मसालेदार कुछ खा लेते हैं, हम बाहर, हमें मन करके हम कुछ बाहर खा लिए, तो उसके वजह से हमारे पेट में काफ़ी उथल पुथल हो जाती है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे समझाया गया, ये बस मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है, ओके। फिर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, मरीन फिश ट्रांसफर टू फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट विल नॉट सर्वाइव। जो मरीन फिश, मराइन वाटर होता है ना, उसमें देखिए सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और वही फ्रेश वाटर में सैलिनिटी काफ़ी कम होती है, रिलेटिवली तो काफ़ी कम होती है। तो फिर जो फिश अडेप्ट कर चुकी है इस सैलाइन वाटर में, यानी मराइन वाटर में जीने के लिए, वो इस फ्रेश वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकती, ठीक है। आगे देखते हैं। ये डायग्राम है, ये बुक से तो नहीं लिया गया, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में है, लेकिन ठीक है, बेसिक्स थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, सब एटमिक पार्टिकल। सब एटमिक पार्टिकल्स में हमें पता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आता है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और फिर बाद में ऑर्गेनल्स आता है, ऑर्गेनल्स में हमें पता ही होगा, ये गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते हैं। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं। सेल सबको पता है, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हर चीज़ लाइफ की इसी सेल से बनी होती है। उसके बाद फिर सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, उसके बाद फिर ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब हमारा हार्ट, ठीक है, लंग्स, ये सब होता है। और फिर ये ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये सब ऑर्गन मिलके, ठीक है, जब अपना काम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, और बुक में ऑर्गेनिज्म लेवल से दिया गया है, ठीक है। फिर ऑर्गेनिजम्स आगे जाके पॉपुलेशन बनाते हैं, और उसके आगे आता है कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर। तो इससे ये पिक्चर पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल से, यानी ऑर्गेनिज्म लेवल से शुरू किया गया है। सो ऑर्गेनिज्म हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जो अपना फिजियोलॉजी, मतलब अपने जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें डाइजेशन, हमें रेस्पिरेशन, ये सब के लिए हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ठीक है। तो इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म लेवल में कौन कौन आते हैं, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बॉडी ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स और अदर पार्ट्स दैट परफॉर्म वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये जो फिजियोलॉजी है, मतलब ये मैंने जो अभी बताया था, ये जो प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब, इन सब करने के लिए ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स मिल के काम करते हैं, और उससे जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। आगे देखते हैं, ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट लेवल आता है पॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखा एक झुंड बन गया, तो इससे ही समझ में आ जाता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक सेम स्पीसीज़ के, जैसे यहाँ पे होमोसेपियंस को ही लिया गया है, ठीक है। होमोसेपियंस, अब इनकी सेंसस होती है, इनका पॉपुलेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ होमोसेपियंस, मतलब अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया अ पर्टिकुलर टाइम पे। अब इस वक्त पे एक पर्टिकुलर जगह पे जो लोग रहते हैं एक साथ, तो उस जगह की वही पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। और फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अब जैसे बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये पता कैसे चलता है, जैसे 2001 में सेंसस हुआ था, उसके बाद फिर 2011 में सेंसस हुआ, ठीक है। तो 2001 और 2011 में कुछ तो चेंज आया होगा ना पॉपुलेशन में। ये जो चेंज आया है उसका जो परसेंटेज निकलता है ना, उसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। अब इंडिया के केस में पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है,
तो अब ये कितना बढ़ रहा है, तो उसका परसेंटेज जब निकाला जाए तो उसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो मैंने जैसे बताया पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। पॉपुलेशन अब बढ़ती कब है, सिंपल सी बात है, जब लोग पैदा होते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ती है, और कहीं और से लोग एक जगह में आते हैं तो फिर वहाँ की गिनती बढ़ जाती है, हेड काउंट बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और इसका सेम उल्टा घटती कब है, घटती तभी है जब लोगों की डेथ हो जाती है या फिर वहाँ से लोग छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है। उसके बाद ये बताया गया है abiotic and biotic components are the limiting factors for growth of population। ये जो दो components है ना, बायोटिक और एबायोटिक components of environment, इनका काफ़ी हद तक रोल होता है वहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। वेदर वो पॉपुलेशन बढ़ेगी कम होगी, उसकी ग्रोथ पे, पॉपुलेशन की ग्रोथ पर इन दोनों फैक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। ठीक है, एक तरह से। फिर एक और कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी, अब देखिए लद्दाख को देख लीजिए, ठीक है, कितना ज़्यादा उसका एरिया है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लोग कितने कम रहते हैं। वैसे अरुणाचल देख लीजिए या फिर रशिया एज अ कंट्री, तो वो वहाँ पे लोग, जगह ज़्यादा है लेकिन लोग कम है। ठीक है, और यही हम अगर किसी हम मेट्रो को देख लें, ठीक है, मेट्रो सिटी को देख लें, वहाँ पे क्या है, जगह भले ही कम है लेकिन लोग भरे भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यह ऐसी जगह को स्पार्सली पॉपुलेटेड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी जगह को ओवर पॉपुलेटेड, मतलब ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड बोलते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम होगी, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये होता क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई। ठीक है, तो फिर ये जो पॉपुलेशन का, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स का एरिया से जो कॉरिलेशन है उसे ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कम्युनिटी। अभी तक हम एक यही बात कर रहे थे कि पहले एक तो इंडिविजुअल आता है, वो एक कम्युनिटी का, वो एक स्पीसीज़ होगा, उसके बाद फिर हमारा पॉपुलेशन, वो भी हम सेम स्पीसीज़ में ही देख रहे थे। लेकिन ये कम्युनिटी में और भी स्पीसीज़ को इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ एक नहीं, और भी अलग अलग स्पीसीज़ को इंक्लूड किया जाता है और उनका इंट्रैक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो कम्युनिटी, इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन स्पीसीज़ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ विद विच दे एक्टिवली इंटीग्रेट इन मैनी वेज। ठीक है, तो कम्युनिटी में ये सिर्फ इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज़ इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज़। ठीक है, दे एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर स्पीशीज़। किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? जैसे एनिमल्स नीड प्लांट फॉर फूड, ट्रीज फॉर शेल्टर। ठीक है, ये तो अब समझ में आ ही गया होगा। एनिमल्स को खाने के लिए और शेल्टर के लिए ट्रीज, पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है। वैसे ही प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए ज़रूरत होती है, सीड डिस्पर्सल, यानी उसके बीज को इधर से उधर फैलाने में एनिमल्स मदद करते हैं। फिर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमने न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक प्लांट्स की भी मदद करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स भी डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। फिर कम्युनिटीज़ मोस्ट ऑफन नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ग्रासलैंड का एग्जाम्पल दिया गया है। ग्रासलैंड कम्युनिटी इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, दो इट कंटेन्स हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज अलॉन्ग विद एसोसिएटेड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। अब जैसे ग्रासलैंड में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ घास उगती है। ठीक है, वहाँ पे और भी झाड़ियाँ, मतलब हर्ब्स, श्रब्स उगते हैं और दूसरे पेड़ पौधे भी उगते हैं और अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स भी उगते हैं। लेकिन अधिकांश रूप में वहाँ पे ग्रासलैंड ही पाया जाता है। तो वहाँ की जो वनस्पति है ना, में डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, हाँ, उसी पे उस कम्युनिटी का नाम मोस्टली रखा जाता है। ठीक है, और कम्युनिटी इज़ नॉट फिक्स्ड और रिजिड। तो कम्युनिटी एकदम ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह की स्पीशीज़ होंगी तभी कम्युनिटी कहलाएंगे और इतने नंबर होंगे। तो ऐसा कुछ रिजिडिटी नहीं है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी का। और कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये जो क्लासिफिकेशन है इसे आगे भी बताया गया है, देखेंगे। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्काइज ओवर नॉर्थ इंडिया आर सीजनली फिल्ड विद अ थिक सूप ऑफ एरोजोल पार्टिकल्स ऑल अलॉन्ग द सदर्न एज ऑफ हिमालयस, बांग्लादेश एंड बे ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू द नासा रिसर्च फाइंडिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयस,
फिर ये पूरा बांग्लादेश, फिर बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इस पार्ट में एक बहुत ही थिक, बहुत ही मोटी सी हवा में चादर जैसी एक दिखती है, ठीक है, बहुत थिक दिखता है, ठीक है। ऑब्वियसली पोल्यूशन की वजह से ही होगा। तो ये नासा के द्वारा पाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी मैंने बताया था, ये जो क्या बोलते हैं उसका क्लासिफिकेशन है, कम्युनिटी का क्लासिफिकेशन, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है? बेस्ड ऑन द साइज़, ठीक है, वो कम्युनिटी की साइज़ पे और डिग्री ऑफ रिलेटिव इंटरडिपेंडेंस, वही है ना, जैसे बताया गया प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे, एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो कितनी रिलेटिविटी, कितनी मतलब इंटरडिपेंडेंस, कितने लेवल की इंटरडिपेंडेंस है, उस बेसिस पर और साइज़ के बेसिस पे कम्युनिटी को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स पे। पहला है मेजर, फिर दूसरा है माइनर। अब नाम से पता चल रहा है मेजर मतलब बड़ा होगा और माइनर मतलब छोटा होगा, ठीक है। और इस हिसाब से वही ये ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड होगा, मतलब ये ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होगा और ये ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो मेजर में क्या आता है? दे आर लार्ज साइज्ड, ऑब्वियसली वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, ठीक है, मैंने पहले बताया था। एंड दे डिपेंड ओनली ऑन सन्स एनर्जी, ये सन की एनर्जी पे ही डिपेंडेंट होते हैं ना, और बाकी कम्युनिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट्स और आउटपुट फ्रॉम एडजेसेंट, यानी आसपास की कम्युनिटीज़ की इनको कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये एक मेजर कम्युनिटी कहलाता है। अब माइनर देख लेते हैं। माइनर को यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए एक मैट ऑफ लाइकन, मतलब एक गोबर है ना, गोबर के ऊपर हम जब वो सूखने लगता है तो एक परत सी जमने लगती है, ठीक है, उसी को यहाँ पे मैट ऑफ लाइकन का है, उसी से हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। माइनर कम्युनिटी छोटी होती है ऑब्वियसली, और दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग कम्युनिटीज़, दे आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज़, ठीक है। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है ये एक सेकेंडरी एग्रीगेशन है, यहाँ पे एक बना हुआ है, ठीक है, ये पहले से नहीं था, आके बाद में बन गया है। एंड विद इन अ मेजर कम्युनिटी एंड नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट्स, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए ये दूसरी कम्युनिटीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। यही मेजर, माइनर और मेजर कम्युनिटीज़ होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में। अ कम्युनिटी मे हैव वन और सेवरल स्पीशीज़, ठीक है। तो अभी ये तो हमें अभी तक याद हो गया होगा कि इस कम्युनिटी में एक से ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेंबर्स इन द कम्युनिटी। यहाँ पे जैसे ग्रासलैंड बताया गया था, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उसी पर जो उस कम्युनिटी की जो विशेषता है उस पर उसी पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और किस तरह से वहाँ पे किस किस तरह की स्पीसीज़ होंगी, जैसे राइनोज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, और डेजर्ट्स में कैमल पाए जाते हैं, वहाँ पे पानी कम होता है। तो इस तरह के जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये मिलाकर ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ का पैटर्न कैसा होगा, उस कम्युनिटी का पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। और वहाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता क्या होगी, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है, उसकी जो उस कम्युनिटी की विशेषता होती है उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द रोल्स प्लेड बाय वेरियस population, their range, their type of area they inhabit, the diversity of species in the community and the spectra of their interactions between them। तो जो वहाँ की स्पीसीज़ हैं, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटी कैसी होगी, मतलब किस किस तरह की वहाँ पे स्पीसीज़ होंगी, उनमें इंटरेक्शन कैसा होगा, कितने लेवल का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। वो किस तरह की जगह को इनहिबिट करेंगे, मतलब कैसी जगह में रहेंगे, ये सब इसी तरह से डिसाइड होता है, ये सब उस कम्युनिटी में दिखता है, ठीक है। आगे देखते हैं इकोसिस्टम। जैसे कि एक सेल को कहा जाता है इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ
community of living beings and physical environment both interacting and exchanging materials with them। अभी तक तो हमें ये याद ही हो गया होगा ना कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में से भी इंटरेक्ट करते हैं और दूसरी स्पीसीज़ से भी इंटरेक्ट करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपनी स्पीसीज़ से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना, आपस में इंटरेक्ट करना, एक्सचेंजिंग मटेरियल्स मतलब नेचर से एनर्जी मिनरल्स ये सब गेन करना, तो ये सब आता है हमारे इकोसिस्टम में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो क्या क्या है, इसलिए यहाँ पे इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फिश आते हैं, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल, एप्पल, ये सब इंक्लूडेड होता है इकोसिस्टम में। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये जैसे एक पिक्चर है इकोसिस्टम का। ठीक है, इसमें सब इंक्लूडेड है। फिर देखते हैं हाँ, सो इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज। ठीक है, इसका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एंड एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, एंड ईच इज़ फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नेचर। जो छोटे से छोटा एलिमेंट भी होता है ना, वो इकोसिस्टम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, उसका अपना एक काम होता है और इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और फिर क्या बताया गया, एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द अदर स्पीसीज एंड एलिमेंट्स दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, जो हर चीज़ उस इकोसिस्टम में रहती है वो दूसरी स्पीसीज़ पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट पर भी डिपेंडेंट होती है, और अगर इफ़ वन पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ डैमेज्ड और डिसअपियर, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स। यहाँ पे बताया ना, जैसे हर एक छोटी से छोटी एलिमेंट भी फंक्शनल होती है, मतलब उसका भी काम होता है। तो अगर ये छोटी से छोटी चीज़ भी अगर डैमेज हो जाए या फिर कहीं पे गायब हो जाए, तो उसके वजह से इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। व्हेन एन इकोसिस्टम इज़ हेल्दी, ठीक है, हेल्दी कब होता है, व्हेन एन इकोसिस्टम इज़ हेल्दी और सस्टेनेबल, इट मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स लिव इन बैलेंस एंड आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। मतलब हर एक जो कंपोनेंट है, मतलब हर एक जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ इकोसिस्टम है, वो एकदम करेक्ट बैलेंस में है, वो एकदम करेक्ट मात्रा में है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, और वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वो उसे एक हेल्दी इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम मैंने जैसे पहले बताया, छोटे से छोटा भी हो सकता है, जैसे एक से अकेला पेड़ भी एक इकोसिस्टम कहला सकता है, या फिर वो एक पूरे जंगल को भी इकोसिस्टम कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारा इकोसिस्टम है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ये हमें समझाने के लिए बताया गया। अब ये देखिए, यहाँ पे तो शंकर IAS एकेडमी का बताया, हम लेते हैं वाइश IAS में। तो वाइश IAS में जैसे ये एकेडमी है, अब इस एकेडमी को और उस एकेडमी में जो स्टूडेंट्स है, उसका एकेडमी से कैसा रिलेशनशिप है, उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि उसमें बताया था, इंडिविजुअल का, एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा है रिलेशन, उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। वहीं एकेडमी बीइंग द एनवायरनमेंट, मतलब अभी वाइश IAS एकेडमी है, वो उसे इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, और इकोसिस्टम किसको कहेंगे, द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द स्टूडेंट्स इन विच इन्वायरमेंट वुड बी द टीचर्स, बुक्स एंड अदर स्टूडेंट्स। अब देखिए, इकोसिस्टम क्या, ये जो एनवायरनमेंट, मतलब ये जो एकेडमी है, वाइश IAS एकेडमी है, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, उसमें बुक्स आते हैं, उसमें टीचर्स कैसे हैं, अदर स्टूडेंट्स कैसे हैं। ठीक है, ये सब आता है उस इकोसिस्टम में, तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो आई होप इस आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ये इलस्ट्रेशन दिया गया, मतलब ये इलस्ट्रेशन नहीं, यहाँ पे मतलब ऐसे एनालॉजी दी गई है। ठीक है, तो ये इसके साथ में ये वाला पार्ट ख़त्म करती हूँ। ठीक है, इकोलॉजी का, इसे 2 या 3 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मतलब इन वीडियोस को, वाइश IAS को सब्सक्राइब करिए, और इसे किसी मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।